Hello dear students, we are going to learn about new topic. Our topic of discussion is fluid mosaic model. We already discussed about the fluid mosaic model in the part 1. Now we are going to move ahead in this video. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इस मॉडल के बारे में ऑलरेडी हमने पार्ट 1 में पढ़ लिया है। अब हम इसके आगे वाले पार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमने डिफरेंट जो है कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था। उससे आगे का पार्ट हम करने वाले हैं और इससे कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये आपको आज हम सिखाने वाले हैं। माय नेम इज़ दीपक लाठर। आई एम गोइंग टू explain all this in video. Now watch the video till the end. Now let's start the video. Fluid mosaic model components are there. Component is first lipid. यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोलिपिड तक कंप्लीट किया था, अरेंजमेंट ऑफ लिपिड्स देखा था। अब इससे आगे वाला पार्ट देख रहे हैं बेटा। यहाँ पे देखो फॉस्फोलिपिड के अंदर जो है दोनों तरह के यहाँ पे हाइड्रोकार्बन होते हैं, सैचुरेटेड भी और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बता पाएंगे, अनसैचुरेटेड पूछूं तो आप बता देंगे। सैचुरेटेड का मतलब क्या है? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट है चेन के अंदर, तो उसे बोलेंगे सैचुरेटेड। अगर कार्बन के बीच में जो है चेन के अंदर सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन बोलेंगे। तो यहाँ पे दोनों तरह के यहाँ पे फैटी एसिड्स के अंदर चेन प्रेजेंट होती है। सैचुरेटेड वाले भी हो सकते हैं या अनसैचुरेटेड वाले भी हो सकते हैं। इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इस तरह का अगर यहाँ पे रेशोज डिस्टर्ब होता है, चेंज होता है, तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जो फ्लूइड नेचर है, सेमी फ्लूइड नेचर है, क्वासी फ्लूइड नेचर है बेटा, वो इसी रेशो के बाद में डिसाइड होता है। तो इन दोनों का रेशो क्या होगा? देखो सैचुरेटेड अगर है या अनसैचुरेटेड है तो उसके कारण क्या चेंज आता है। मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपने देखा होगा, आपके घर पे ऐसे लिपिड्स जो हैं होते होंगे। जैसे आपके घर पे जो है घी देखा होगा, आपके घर पे सरसों का तेल होगा, आपके घर पे कोकोनट ऑयल होगा। जब समर आती है तो आपने देखा होगा इनको अगर आप रूम टेम्परेचर पे छोड़ दो तो ये सारी चीज़ें पिघल जाती हैं। लेकिन जब विंटर आना शुरू होती है, जब विंटर आ जाती है, अगर इनको रूम टेम्परेचर पे छोड़ दोगे तो जैसे जैसे टेम्परेचर नीचे जाता है सर्दियों में, तो आपने देखा होगा घी भी जम जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा जो कोकोनट ऑयल है वो भी जम जाता है। लेकिन मस्टर्ड ऑयल विंटर में भी नहीं जमता। ऐसा क्या? इसके अंदर क्या डिफरेंस है? तो सारे लिपिड्स ऑयल्स हैं या फिर घी है तो सारे लिपिड के अंदर आते हैं। लेकिन क्या चेंज आ गया? देखो यहाँ पे जो घी है वो जम जाता है विंटर आते ही, या जो कोकोनट ऑयल है, क्योंकि उसके अंदर क्या है बेटा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ज़्यादा हैं। क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ज़्यादा हैं। जबकि मस्टर्ड ऑयल में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का रेशो ज़्यादा है, इसलिए वो विंटर में भी नहीं जमते। तो आप एक चीज़ सोचो, आपने कभी देखा होगा जो घी है उसकी क्वालिटी कैसे डिसाइड करें? बहुत आसान सा तरीका है। उसको घी को अगर आप क्या करो, उसको फ्रीज में रख दो ठंडा करने के लिए। अगर वो कूल होने पे अच्छे से हार्ड हो जाए, जम जाए, तो मतलब उसके अंदर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ज़्यादा हैं, ठीक है, और वो खाने के लिए कैसा है? अच्छा है। अगर उसके अंदर जो है इस तरह का चेंज नहीं दिखे आपको, तो इसका मतलब उसके अंदर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ज़्यादा हैं जो कि खाने के लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो इसलिए सबसे बेस्ट तरीका है घी की क्वालिटी को चेक करने का। वैसे यहाँ पे हुआ है तो सेमी फ्लूइड, ये कम्प्लीटली फ्लूइड नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ज़्यादा होंगे तो कौन सा नेचर आएगा बेटा? फ्लूइड नेचर। कौन सा आएगा? फ्लूइड नेचर। अगर इसके अंदर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ज़्यादा होंगे तो नेचर किस तरफ चला जाएगा? सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगी मेम्ब्रेन। तो इससे फ़ायदा क्या मिलता है विंटर और समर में? मान लो, देखो अब हम समझते हैं सिंपली। एक और एग्जांपल अपनी हम मेम्ब्रेन कर लेते हैं। देखो अगर समर आती है तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, 45 या उससे ज़्यादा हो जाता है, तो हो सकता है हम उस समय पे हमारी मेम्ब्रेन का एक्सपोजर इन्वायरमेंट से होने पे वो पिघल जाए, तरल बन जाए, फ्लूइड बन जाए, लिक्विड बन जाए। लेकिन जब विंटर आती है बेटा, तो विंटर पे टेम्परेचर 0 के आसपास जाता है, 4-5 डिग्री उससे नीचे आता है, या जहाँ पे बिल्कुल 0 के नीचे भी होता है। वहाँ पे अगर आपकी जो है स्किन या कोई भी ऐसा पार्ट एक्सपोज होगा तो वो फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा कोल्डनेस होने की वजह से। तो उस केस में क्या होगा कि बेटा फिर हमारा ब्लड फ्लो बंद हो सकता है। तो दोनों ही केस में नुकसान हो सकता है। इसलिए मेम्ब्रेन ने क्या किया? बैलेंस किया है, इसके रेशो को बैलेंस करके रख दिया है। जब समर आती है तो सॉलिड बनाने वाले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की अमाउंट ज़्यादा बनती है,
या ज़्यादा इंटेक करते हैं हम बॉडी में, और जब विंटर आती है तो बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बॉडी की सेल्स ज़्यादा बनाती है मेम्ब्रेन, और या फिर हम ज़्यादा इंटेक करते हैं इस तरह की लिपिड्स का, तो ये दोनों अडेप्टेशन जो है हमारी सर्वाइवल करवाने में हेल्प करती है। मैमल्स की या किसी भी एनिमल्स की सर्वाइवल में सबसे बड़ा रोल इसका रहता है मेनली कि इनका प्रोपोर्शन क्या है। तो सेमी फ्लूइड क्या है, कंप्लीटली फ्लूइड नहीं है हमारी मेम्ब्रेन के अंदर जो कंपाउंड्स हैं वो कैसे हैं बेटा, सेमी फ्लूइड हैं, तो सॉलिडिफाइड हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखो फ्लूइड नेचर किस वजह से है, फ्लूइड नेचर किसकी वजह से है, इज ड्यू टू मोर अमाउंट ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। और सैचुरेटेड अगर ज़्यादा हो गए तो सॉलिडिफाई ज़्यादा हो जाएगी, तो विंटर आने पे क्या करते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बढ़ जाते हैं, जबकि समर आने पे कौन से बढ़ेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नेचुरली बढ़ेंगे। तो ये इसका एडेप्टेशन जो है मेम्ब्रेन का वो बहुत बहुत अच्छा है, इसकी वजह से हमारा सर्वाइवल पॉसिबल हो पाता है। किसी भी तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस में हम जा सकते हैं तो वहाँ पे हम ईजिली अडेप्ट कर सकते हैं। यही हमारा मेन रीज़न जिसकी वजह से हम सक्सेसफुल हुए हैं और सबसे ज़्यादा एवोल्यूशन हम कर पाए हैं एज मैमल। नाउ यहाँ पे फ्लूइड नेचर जो है वो रेशियो पे डिपेंड करेगा, और किसकी वजह से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ज़्यादा होंगे तो फ्लूइड नेचर ज़्यादा होगा, लिक्विड नेचर ज़्यादा होगा, और सॉलिड नेचर कम हो जाएगा क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कम हो जाएंगे। तो अगर इसके अंदर फ्लूइड नेचर आएगा तो बेटा क्या होगा कि जो कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन है वो मूव कर सकते हैं विद इन द मेम्ब्रेन। तो एबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स और मेम्ब्रेन टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज फ्लूइडिटी। तो इसके कारण एक प्रॉपर्टी आ जाएगी, इसको हम क्या बोलेंगे, फ्लूइडिटी। मूव कैसे कर सकते हैं बेटा, सिंपली एग्जांपल लेते हैं। देखो मान लो अगर ये फ्लूइड नेचर के होंगे तो लिपिड्स इधर जाने लग जाएंगे तो मूवमेंट पॉसिबल है, ठीक है, मूवमेंट पॉसिबल है। अगर ये इधर जाएंगे तो बेटा क्या होगा कि सारे लिपिड्स इधर लेफ्ट की तरफ जाने लग जाएंगे। लिपिड जाएंगे तो बेटा साथ में क्या जाएगा, प्रोटीन्स भी जाएंगे, साथ में प्रोटीन्स का भी मूवमेंट होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, लेटरल मूवमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल मूवमेंट। तो लिपिड का होगा साथ में प्रोटीन्स का भी होगा। देखो यहाँ पे हो सकता है राइट की तरफ मूवमेंट होने लग जाए, लेफ्ट ना और किस तरफ होने लग जाए, राइट। देखो एक समय पे एक साइड ही होगा, या तो लेफ्ट हो रहा होगा, सारे लेफ्ट ही जा रहे होंगे, या फिर हो सकता है राइट साइड में जा रहे होंगे क्लॉकवाइज तो सारे राइट साइड में जाएंगे, तो लिपिड भी जाएगा, प्रोटीन भी जाएगा। तो इसी एबिलिटी को जिसके कारण लेटरल मूवमेंट हो सकता है कंपोनेंट्स का, लिपिड और प्रोटीन्स का, जो कि दोनों ही सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिलते हैं मेम्ब्रेन में। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं बेटा, फ्लूइडिटी। इसको क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्लूइडिटी। तो एबिलिटी ऑफ कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज फ्लूइडिटी। ये बहुत काम की प्रॉपर्टी है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा फंक्शन इसकी वजह से हो पाते हैं मेम्ब्रेन के, जो कर पाती है वो इसकी वजह से ही। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही आता है कि बेटा इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लूइडिटी, इसके कारण क्या क्या काम हो पाते हैं, यही हम पढ़ने वाले हैं। देखो इसके कारण पहला काम क्या होती है, सेल ग्रोथ कर पाती है बेटा। अगर देखो खुद सोचो, हमारी सेल का साइज ये था जिसके अंदर न्यूक्लियस दिखाया हुआ है, और ये इतने बड़े साइज की हो पाई, अगर इसकी मेम्ब्रेन ने ग्रोथ नहीं की होती, इस एनिमल सेल की मेम्ब्रेन ने, हमारी सेल की मेम्ब्रेन ने, तो क्या ये अपना साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ा पाती सेल, पॉसिबल ही नहीं था। क्या न्यूक्लियस का वॉल्यूम बढ़ा पाती, नहीं बढ़ा पाती। क्यों बढ़ा पाई, क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन ने फर्दर यहाँ पे लिपिड प्रोटीन्स को ऐड किया और अपने सरफेस एरिया को बढ़ाया, तो सेल का साइज बढ़ा या सेल की ग्रोथ हो पाई। तो किसकी वजह से हो पाई बेटा, कौन सी प्रॉपर्टी होने की वजह से, फ्लूइडिटी। कौन सी प्रॉपर्टी, फ्लूइडिटी। अगर ये प्रॉपर्टी फ्लूइडिटी नहीं होती तो क्या सेल का साइज इतना बढ़ पाता, आसानी से नहीं बढ़ पाता। तो कौन सी प्रॉपर्टी हेल्प करती है, फ्लूइडिटी। कौन सी हेल्प करती है, फ्लूइडिटी। तो सेल ग्रोथ में कौन सी प्रॉपर्टी का मेन रोल है बेटा, मेम्ब्रेन की, फ्लूइडिटी। कौन सी प्रॉपर्टी, फ्लूइडिटी। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये भी इसी कारण हो पाता है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन। दो सेल के बीच में जंक्शन बन गए हैं। देखो मान लो इसके यहाँ पे कोई प्रोटीन्स के द्वारा लिपिड चारों तरफ होंगे, बीच में प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन से बना हुआ एक रास्ता है यहाँ पे बना रखा है, दूसरी सेल के पास भी ऐसा कुछ रास्ता है। ये दोनों सेल एक दूसरे के साथ में मटेरियल एक्सचेंज कर सकती हैं। कब करेंगी, जब ये रास्ते आमने सामने आ जाएं। मान लो इस सेल के अंदर मूवमेंट इस साइड हो रहा था, फ्लूइडिटी होने की वजह से लिपिड का मूवमेंट, तो प्रोटीन्स का भी होगा इनका। ऐसे इसके अंदर मूवमेंट हो रहा था, इसका मूवमेंट जो है अपोजिट साइड हो रहा था, तो इसके कारण लिपिड का मूवमेंट होगा और लिपिड के कारण प्रोटीन्स का भी होगा। और ये कॉन्सिडेंटली अगर ये आमने सामने आ जाएं, या दो पास पास या ग्रुप की सेल्स हों या टिश्यू की सेल हों, तो ये क्या कर सकती हैं, इनके अगर प्रोटीन्स के रास्ते आमने सामने आ गए तो एक कॉन्टिन्यूस चैनल बन जाएगा, और ये सेल्स दोनों आपस में इंटरसेलुलर जंक्शन बना करके अपने मटेरियल को एक्सचेंज कर सकती हैं। तो इसी के लिए यहाँ पे इंटरसेलुलर जंक्शन अगर बनते हैं तो किसकी वजह से बन पाते हैं, ये प्रोटीन्स आमने सामने आ पाते हैं, क्योंकि मेम्ब्रेन के पास कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा, फ्लूइडिटी। कौन सी प्रॉपर्टी है, फ्लूइडिटी। तो ये भी किसकी वजह से हो पाया बेटा, फॉर्मेशन इंटरसेलुलर जंक्शन किसके वजह से बन पाया, फ्लूइडिटी। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल क्यों हो पाया दो सेल्स के बीच में यहाँ पे, क्योंकि फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी की वजह से ये सारा हो पाया है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं था।
आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलिटी की वजह से ही कौन सा होता है, एंडोसाइटोसिस। एंडो का मतलब इनसाइड, साइटोसिस मतलब सेल के इनसाइड कोई मटेरियल को ले जा सकती है। क्यों ले जा सकती है बेटा, क्योंकि सेल के पास में कौन सी प्रॉपर्टी है, मेम्ब्रेन के पास में कौन सी प्रॉपर्टी है, सेल की मेम्ब्रेन के पास में फिलिटी। देखो मान लो इसके पास में कोई मटेरियल आ गया और सेल को चेक करना है कि ये काम का है या नहीं है, तो सेल इसके लिए क्या करेगी बेटा, इसकी मेम्ब्रेन को बोलेगी, मेम्ब्रेन क्या करेगी, यहाँ पे फ्लूइड होने की वजह से इसके साथ में कांटेक्ट में आएगी और अंदर की तरफ कर्व बना लेगी। कर्व बनाते बनाते क्या करेगी बेटा, ये अंदर की तरफ इनफोल्ड बना लेगी और कंप्लीटली उस मटेरियल को सराउंड कर लेगी। ये बेटा इस तरह से इनफोल्ड क्यों कर पाएगी, कौन सी प्रॉपर्टी है, फिलिटी। कौन सी प्रॉपर्टी है, फिलिटी। अगर फिलिटी नहीं होती तो क्या इस तरह का यहाँ पे स्ट्रक्चर बन पाता, नहीं बन पाता। इस वजह से यहाँ पे क्या हुआ, एंडोसाइटोसिस करने के लिए सेल ने क्या किया, अंदर की तरफ इनफोल्डिंग्स बनाया और इसको कंप्लीटली सराउंड कर लिया मेम्ब्रेन के साथ में। इनफोल्डिंग मेम्ब्रेन जो बनी है वो अब वो उसको कंप्लीटली सराउंड कर रही है और ये कॉन्टिन्यूस भी रहेगी। देखो बेटा दोनों तरफ के लिपिड क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। ये लिपिड क्या करेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, डिसकंटिन्यूटी भी नहीं होगी। और इसने अंदर की तरफ यहाँ पे मटेरियल को इनफोल्ड बना के रिलीज कर दिया और वेसाइकिल को रिलीज कर दिया। अब सेल की कंपोनेंट इसको चेक करेंगे क्या काम का मटेरियल है या नहीं है। तो अंदर जाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, एंडोसाइटोसिस। अंदर जाने की मूवमेंट को क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या हो सकता है बेटा, एंडोसाइटोसिस ये मटेरियल जो आया था ये दो तरह का हो सकता है, या तो ये सॉलिड मटेरियल हो तो इसके लिए क्या बोलेंगे, फैगोसाइटोसिस, और अगर ये लिक्विड होगा तो क्या बोलेंगे, पिनोसाइटोसिस। तो दो तरह से हो सकता है, सॉलिड या लिक्विड। सॉलिड का होगा तो फैगोसाइटोसिस और लिक्विड के लिए हुआ तो क्या होगा, पिनोसाइटोसिस। तो अगर सॉलिड अंदर ज़्यादा उसे क्या बोलते हैं, फैगोजोम। तो इस साइकिल का नाम क्या हो सकता है बेटा, फैगोजोम। अगर लिक्विड के लिए अंदर गया है तो इसे क्या बोलेंगे, पिनोजोम। तो जब हम आपसे पूछूं एक सिंपल सी बात, जब हम खाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ईटिंग। तो सेल ने कुछ खा लिया, सॉलिड को अंदर एब्जॉर्ब कर लिया तो क्या बोलेंगे, सेल ईटिंग। फैगोसाइटोसिस का एक और नाम क्या हो सकता है बेटा, सेल ईटिंग। जबकि जब हम कुछ पीते हैं, ड्रिंक करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, ड्रिंकिंग। तो सेल ने अगर लिक्विड मटेरियल अंदर ले लिया तो इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, सेल ड्रिंकिंग। क्या बोलेंगे, सेल ड्रिंकिंग। तो फिर पिनोसाइटोसिस का एक और नाम क्या हो सकता है बेटा, सेल ड्रिंकिंग। तो यहाँ पे सेल ईटिंग भी कर सकते हैं, इसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, जो कि एंडोसाइटोसिस का ही टाइप है। दूसरा सेल ड्रिंकिंग भी करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पिनोसाइटोसिस, जो कि एंडोसाइटोसिस का ही एक टाइप है। दोनों मैकेनिज्म सेम रहेगा, चाहे लिक्विड को ले जाना हो चाहे सॉलिड को, दोनों के लिए सेम इनफोल्ड बनना है। अब एक और पॉइंट मैं बता देता हूँ बेटा, देखो जैसे यहाँ पे मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया था वो ज़्यादा होगा, अब ये इनफोल्ड अभी भी उतना ही है, अंदर की तरफ ये फोल्ड कर जाएगी और ये साइकिल यहाँ से रिलीज हो जाएगा तो फिर इसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा। हो सकता है क्या हो सकता है, सरफेस एरिया कम हो जाए। तो एंडोसाइटोसिस होने से सरफेस एरिया डिक्रीज कर सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ा चेंज नहीं होगा। ये जितना सरफेस एरिया होगा उसमें छोटा सा पार्ट ही होगा जो कि यहाँ पे बना करके रिलीज किया गया है। तो बहुत सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होने वाला है, लेकिन डिक्रीज होगा ये हम कह सकते हैं मे बी एंडोसाइटोसिस होने से। लेकिन उसी समय अगर हो सकता है वहाँ पे एक्सोसाइटोसिस भी हो रहा हो सेल में कहीं किसी पार्ट से, तो ये कंपनसेट हो सकता है। लेकिन वैसे एंडोसाइटोसिस होने से सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कम होता है, ये हम कह सकते हैं कुछ समय के लिए। अब देखो इसका अपोजिट प्रोसेस क्या होगा बेटा, ये एक्सोसाइटोसिस कर सकती है किस वजह से, फिलिटी की वजह से। जैसे एंडोसाइटोसिस किसकी वजह से किया, फिलिटी की वजह से। अब फिर से एक्सोसाइटोसिस करना है, किसकी वजह से होगा, फिलिटी की वजह से। अगर ये फिलिटी नहीं होती तो क्या ये एंडोसाइटोसिस कर पाती, नहीं कर पाती। अगर ये फिलिटी नहीं होती तो क्या एक्सोसाइटोसिस कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे देखो अगर इस मटेरियल को सेल को बाहर भेजना है तो क्या करेगी, इसको वेसाइकिल की फॉर्म में, मेम्ब्रेन की फॉर्म में पैक कर देगी। तो यहाँ पे पैक कर दिया इस मटेरियल को, पैक करने के बाद वेसाइकिल क्या करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करेंगे। और बेटा ये फ्यूज करके आपको पता है लिपिड इधर वाले कंपोनेंट के साथ में और इधर वाले लिपिड इधर वाले के साथ में फ्यूज कर जाएंगे वेसाइकल्स के। और फाइनली यहाँ से इस तरह से यहाँ पर ये माउथ को ओपन करके इस मटेरियल को बाहर रिलीज करने का काम करेगी, एक्सोसाइटोसिस करने का। ये क्यों हो पाया बेटा एनिमल सेल्स के द्वारा, क्योंकि इसके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में फिलिटी। कौन सी प्रॉपर्टी है, फिलिटी। अगर ये फिलिटी नहीं होती तो क्या ये एक्सोसाइटोसिस कर पाती, नहीं हो पाता। तो इसलिए एक्सोसाइटोसिस भी किस वजह से हो पाया बेटा, फिलिटी प्रॉपर्टी होने की वजह से ही एक्सोसाइटोसिस कर पाई है या बाहर मटेरियल को रिलीज कर पाई है। अब आपको पता है कि बेटा जैसे एंडोसाइटोसिस को देखा वैसे एक्सोसाइटोसिस को क्या हो सकता है, दो टाइप का हो सकता है। सेल यूजफुल मटेरियल को बाहर निकाले तो इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, सिक्रीशन। अगर यूजफुल मटेरियल का एक्सोसाइटोसिस हो वैसे क्या बोलेंगे, सिक्रीशन। क्या बोलेंगे बेटा, सिक्रीशन। यूजफुल मटेरियल का एक्सोसाइटोसिस वैसे क्या बोलेंगे, सिक्रीशन। अगर ये वेस्ट मटेरियल होगा इसका एक्सोसाइटोसिस वैसे क्या बोलेंगे, एक्सक्रीशन। क्या बोलेंगे, एक्सक्रीशन। तो दो तरह का हो सकता है एक्सोसाइटोसिस भी, अगर यूजफुल मटेरियल को भेजना है सिक्रीशन और अगर वेस्ट मटेरियल को भेजना है तो एक्सक्रीशन।
मोस्टली ये एक्सोसाइटोसिस भी कौन करते हैं, एनिमल सेल्स, और किस वजह से, फिलिटी प्रॉपर्टी की वजह से। अब जैसे हमने पढ़ा सरफेस एरिया के बारे में बेटा, तो यहाँ पे अंदर से जब वेसिकल आया, ये मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ किया, तो इससे हो सकता है कि थोड़ा सरफेस एरिया पे इंपैक्ट पड़ेगा, तो हल्का सा इंक्रीज हो सकता है। तो इसलिए एक्सोसाइटोसिस जब सेल करते हैं सरफेस एरिया क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो एंडोसाइटोसिस में पढ़ा था डिक्रीज होता है, इसमें पढ़ लिया इंक्रीज। तो मान लो एक सेल में जब एंडोसाइटोसिस भी कर सकती है वो तो, और कभी एक्सोसाइटोसिस भी कर सकती है, तो ओवरऑल दोनों का इंपैक्ट क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे सेल एंडोसाइटोसिस करे या एक्सोसाइटोसिस करे, हल्का फुल्का सा चेंज आ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं होने वाला होगा सर्फेस एरिया और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, उसका साइज वैसा ही मेंटेन रहता है। तो एंडोसाइटोसिस होने सर्फेस एरिया डिक्रीज होता है, एक्सोसाइटोसिस होने सर्फेस एरिया इंक्रीज होता है। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि ये दोनों प्रॉपर्टी क्यों है सेल के पास, किस वजह से हो पाती है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन सी प्रॉपर्टी रोल प्ले करती है, फिलिटी। कौन सी करती है, फिलिटी। नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ पे इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंस या फंक्शन क्या है, सेल डिवीजन में रोल प्ले करती है, हेल्प करती है। जैसे कि देखो यहाँ पे ये सेल थी, इसने सेल ग्रोथ की डिवाइड करने से पहले, और इस सेल के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे साइटोकाइनेसिस हो रहा है। साइटोकाइनेसिस का मतलब साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, काइनेसिस का मतलब डिवीजन। साइटोप्लाज्म डिवाइड करके ये दो सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट की, टोटल सेल्स के अंदर। ये पॉसिबल क्यों हो पाया, क्योंकि मेम्ब्रेन के पास कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा, फिलिटी। कौन सी प्रॉपर्टी है, फिलिटी। अगर ये फिलिटी नहीं होती तो बेटा ये कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं हो पाती यहाँ से, और साइटोप्लाज्म को इस तरह से डिवाइड करके दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट या डॉटर सेल्स को डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाती। तो ये क्यों हो पाया बेटा इतना इजीली एनिमल सेल्स के अंदर, क्योंकि कौन सी प्रॉपर्टी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, फिलिटी। कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा, फिलिटी प्रॉपर्टी होने की वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया। अगर ये फिलिटी नहीं होती तो ये इस तरह सेल डिवीजन नहीं हो पाता, ना सेल ग्रोथ हो पाती, ना सेल डिवीजन हो पाता। तो जितने भी फंक्शंस पढ़े बेटा हमने, कौन कौन से फंक्शन पढ़े फिलिटी होने की वजह से। पहला फंक्शन हमने सिंपल सा पढ़ा बेटा, सेल ग्रोथ कर पाती है किस वजह से, फिलिटी होने की वजह से। दूसरा हमने पढ़ा फॉर्मेशन इंटरसेलुलर जंक्शन की, वो बातें हैं सेल के अंदर फिलिटी है इसलिए ऐसे कर पाती है। एंडोसाइटोसिस पढ़ा तीसरा हमने, जो कि किस वजह से हो पाता है बेटा, फिलिटी होने की वजह से ऐसा हो पाता है। हमने इसके बाद में पढ़ा एक्सोसाइटोसिस, ये भी किस वजह से हो पाता है, फिलिटी होने की वजह से। और फिफ्थ कौन सा होगा बेटा, सेल डिवीजन में रोल प्ले करती है फिलिटी प्रॉपर्टी। तो ये सारे हमने पढ़े। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बेटा, यहाँ पे एक और टाइप का फॉस्फोलिपिड के अलावा लिपिड मिलता है, इसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। ये क्या है बेटा, लिपिड है, इसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। तो यहाँ पे स्टेरोल वाले भी यहाँ पे लिपिड मिलते हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल आता है। ये क्या करता है बेटा, ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, हार्डनेस। तो मैं जैसे लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि मेम्ब्रेन का नेचर सेमी फ्लूइड होता है, ना पूरी तरह से फ्लूइड ना पूरी तरह से सॉलिड। तो ये रेशियो पे डिपेंड करता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। अगर अनसैचुरेटेड ज़्यादा होते हैं तो मेम्ब्रेन का नेचर फ्लूइड नेचर ज़्यादा होता है, सैचुरेटेड होते हैं तो मेम्ब्रेन सॉलिडिफाई होती है। लेकिन आपको पता है इसके अलावा रिजिडिटी प्रोवाइड करने में या हार्डनेस प्रोवाइड करने में या सॉलिडिफाई करवाने में कौन रोल प्ले कर सकता है बेटा, कोलेस्ट्रॉल। कौन करेगा, तो इसका मतलब अगर मेम्ब्रेन को यहाँ पे समझ में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा ले थोड़ा बहुत, तो उससे क्या होगा, सॉलिड नेचर बनने का ज़्यादा उस सॉलिड की तरफ चली जाएगी मेम्ब्रेन का नेचर ओवरऑल। तो यहाँ पे रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कोलेस्ट्रॉल। यहाँ पे देखो इसका काम क्या है, फाउंड इन जो है हमने देख लिया कि फाउंड इन मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोट्स ओनली। तो यूकैरियोट्स में मिलता है कोलेस्ट्रॉल। तो क्या ये प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन में नहीं होता, नहीं। उसके जगह पे एक और कंपाउंड होता है बेटा, इसको क्या बोलते हैं, होपेनोइड्स। इसी के जैसा कंपाउंड है, लगभग सिमिलर सा काम करता है, तो इसका नाम क्या है, होपेनोइड्स। तो जो काम कोलेस्ट्रॉल यूकैरियोट्स की मेम्ब्रेन में करता है, वही काम कौन करता है, प्रोकैरियोट्स में बेटा, होपेनोइड्स। लगभग ये उसी के जैसा सेम काम करता है जो कोलेस्ट्रॉल ने काम किया है। तो यूकैरियोट्स की मेम्ब्रेन में ही आपको कोलेस्ट्रॉल मिलता है, प्रोकैरियोट्स की मेम्ब्रेन में आपको होपेनोइड्स मिलते हैं कोलेस्ट्रॉल की जगह पे। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। देखो अगर कोई आपसे पूछे कितने टाइप के लिपिड मिलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो आप क्या आंसर करेंगे बेटा, 3 टाइप के। कौन से, एक फॉस्फोलिपिड हमने पढ़ लिया, दूसरा हमने फॉस्फोलिपिड के अलावा हमने क्या पढ़ लिया बेटा, कोलेस्ट्रॉल पढ़ लिया, तीसरा हम क्या पढ़ेंगे, ग्लाइकोलिपिड। जब कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे तब हम ग्लाइकोलिपिड पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 2 टाइप के लिपिड हमने ऑलरेडी देख लिए स्ट्रक्चर में, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। तीसरा जब हम देखेंगे यहाँ पे कौन सा होगा बेटा, ग्लाइकोलिपिड। तो यहाँ 3 टाइप के लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कितने टाइप के लिपिड मिल सकते हैं, कौन कौन सा मिल सकता है, तो नाम आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको जितनी बातें इस वीडियो में डिस्कस हुई हैं सारी बातें समझ में आ गई होंगी। बाकी रेस्ट ऑफ पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर सारी बातें समझ में आ गई तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।